क्या आपको भी लगता है कि वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और एक तरह से खुद को अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर दिया था? क्या आपको भी लगता है कि उन्हें उनकी तथाकथित मर्सी पिटीशंस की वजह से सेल्युलर जेल से रिहा कर दिया गया? क्या आप भी इस बात का पूरा सच जानना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा और सावरकर के जीवन के इस अध्याय को और करीब से बताऊंगा। कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखूंगा जो हो सकता है आपने पहले ना सुने हो या हाफ ट्रुथ्स यानी अर्ध सत्य की तरह ही आपके सामने रखे गए हों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसके अंत में मैं कुछ ऐसे लेटर्स भी शेयर करूंगा जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने लिखे और जो सावरकर के सो कॉल्ड मर्सी पिटीशन से भी अधिक खतरनाक थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्ते। आज से कुछ 8-9 महीने पहले महाराष्ट्र के लोकल असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी शिवसेना ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा और इसे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बना दिया। इसके बाद मीडिया इंक्लूडिंग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में चर्चा बहुत तेज हो गई। बहुत कुछ लिखा, सुनाया और दिखाया गया। यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोस आए। बहुत से लोगों ने सावरकर की सो कॉल्ड मर्सी पिटीशंस का हवाला देकर उनको जी भर के कोस डाला और लगे हाथ बहुत से अर्ध सत्य भी बता दिए। मैं जो तथ्य आपके सामने रखूंगा उनका केवल इतना ही उद्देश्य है कि आपको इन बातों को किस पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए, सिर्फ वो देखना है। आपको कन्विंस करना मेरा काम नहीं है, आपको फैक्ट्स बताना है। आगे जो आपको समझ आए वैसा आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। फैक्ट नंबर 1, मर्सी पिटीशन इज नॉट इक्वल टू अपॉलजी लेटर। जिन लोगों की अंग्रेजी बहुत कमजोर है केवल वो ही मर्सी पिटीशन को अपॉलजी लेटर कह सकते हैं। मेरे बहुत ढूंढने पर भी ऑक्सफर्ड या किसी और भी डिक्शनरी में मुझे मर्सी शब्द का मीनिंग अपॉलजी नहीं मिला। जिनको मिल जाए प्लीज मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले शब्दों के इस हेर फेर से बाहर आते हैं। दया याचिका इज नॉट इक्वल टू माफीनामा। इट इज अ फैक्ट दैट वीर सावरकर डिड राइट फ्यू मर्सी पिटिशंस टू जेलर्स जब वो काला पानी का दंड भोग रहे थे। 1913 में उनकी लिखी गई मर्सी पिटीशन पर उस समय के होम मेंबर सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक ने कुछ यूं लिखा है, जिसका मतलब कि सावरकर को किसी भी बात का पछतावा या दुख नहीं था, ये केवल दया याचिका थी। ऐसी ही पिटीशन सचिंद्रनाथ सान्याल, नंदगोपाल, बरिंद्र घोष, सुधीर सरकार और अन्य क्रांतिकारियों ने भी लिखी थी। जेल से निकलने के बाद सचिन सान्याल ने इसके बारे में कुछ ऐसा लिखा है। सावरकर की ऐसी ही पिटीशन पर एक और पिटीशन पर सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक ने उस समय के गवर्नर जनरल को यह लिखा, यानी सावरकर को छोड़ने का तो ब्रिटिश सरकार सोच भी नहीं पा रही थी और हमारे आज के ज्ञानी उनकी माफियों की झूठी कहानियां बना बनाकर बस बेचे जा रहे हैं। अरे भाई हमारी मत मानो, अंग्रेजों की तो सुन लो। फैक्ट नंबर 2, नो लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसी अनेकों दया याचिकाएं ब्रिटिश सरकार के पास आती थी जिनमें से कुछ उन्होंने स्वीकार भी की, लेकिन अपनी दया याचिकाओं में लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट का वादा करने के बाद भी क्रांतिकारी जेल से रिहा होते ही फिर से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपनी गतिविधियां तेज करने लगते थे। ऐसा ही कुछ सचिंद्रनाथ सान्याल के केस में भी हुआ, जिन्होंने जेल से रिहा होते ही राम प्रसाद बिस्मिल से संपर्क बिठाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके कारण उन्हें एक बार फिर काला पानी की सजा हुई। बरिंद्र घोष के केस में भी यही हुआ। सावरकर की 1920 की एक दया याचिका पर ब्रिटिश सरकार ने कुछ यूं उत्तर दिया, यानी बरिंद्र घोष जैसे लोगों को छोड़ना हमारे लिए कुछ विशेष लाभदायक नहीं है, इसलिए पिटीशन में लिखी हुई बातों का कोई विशेष महत्व नहीं है। वैसे ऐसी मर्सी पिटीशंस राम प्रसाद बिस्मिल, एमजी रानाडे
और अन्य क्रांतिकारियों के लिए लिखना एक आम बात थी। मर्सी पिटीशंस की बात करने वाले ज्ञानी लोग काश हमें ये भी बताते कि सेल्युलर जेल के कैदियों का जीवन कैसा था। मैंने इस पर कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, सावरकर्स रिलीज्ड लिंक्ड टू द क्लोजर ऑफ काला पानी एंड नॉट हिज पिटीशंस। जो लोग ये सोचते हैं कि सावरकर ने लगातार दया याचिकाएं डाली और इसी कारण उन्हें 1921 में सेल्युलर जेल से छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, वो शायद ये बात नहीं जानते कि सेल्युलर जेल को 1921-22 में ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया था। जिस तरह की यातनाएं ब्रिटिश सरकार सेल्युलर जेल के कैदियों को दे रही थी, उसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में इस पर बहुत शोर हुआ। देश भर में प्रोटेस्ट बहुत तेज हो गए थे और ब्रिटिश सरकार बैकफुट पर आ गई थी। इसी वजह से उन्होंने 1921 में काला पानी की सजा पर रोक लगा दिया और करीब 4,500 कैदियों को सेल्युलर जेल से निकालकर इंडियन मेनलैंड में ले जाया गया। सावरकर को इसी निर्णय के तहत रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, डी फॉर डेंजरस। सावरकर शायद इकलौते ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 आजीवन कारावास का दंड दिया था। सावरकर की लिखी गई 57 स्वातंत्र्य समर यानी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को छपने देने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। इस किताब की कॉपीज को स्मगल करके भारत लाया जाता था। भगत सिंह और सुखदेव ने भी इस किताब को सीक्रेटली छपवाने के लिए बहुत मेहनत की थी। आप सोच सकते हैं कि वो सरकार कितनी डरी हुई होगी कि उसने सावरकर की लिखी हुई कोई भी किताब छपने ही नहीं दी। सावरकर के गले में काला पानी में डी यानी डेंजरस की एक मेटल प्लेट हमेशा गले में रहती थी। सावरकर और उनके भाई गणेश दोनों एक साथ काला पानी में दंड भोग रहे थे, पर सावरकर को कहीं भी बाहर जाने का परमिशन नहीं था और उन्हें 2 वर्ष तक यह भी पता नहीं था कि उनके भाई भी उसी ही जेल में हैं। जब उनके भाई गणेश को रिहा किया गया तो उन्हें एक कोलैटरल की तरह यानी गिरवी रखकर ब्रिटिश सरकार ने जेल में ही रखा। यहां तक तो बात हुई सावरकर के मर्सी पिटीशंस के अर्ध सत्य की कहानी की। अब जैसे कि मैंने बताया कि सावरकर के बारे में जैसे ही बात होती है तो कई अजीबोगरीब बातें लेके लोग सामने आ जाते हैं। आज उनमें से भी कुछ बातों का मैं यहां उत्तर देना चाहता हूं। वैसे कितना बढ़िया लगता है जब वो लोग सावरकर पर ज्ञान देते हैं जो खुद 10 दिन भी इस कोरोना वायरस के समय में अपने आप को घर में बंद नहीं रख पाए। उनके पास तो टीवी, फोन, खाना पीना सब था, पर ज्ञान देना है उन्हें सावरकर पर। सावरकर ने 10 साल काला पानी में क्या किया। कसम से एसी कमरे में नरम नरम सोफे पे बैठ के सावरकर पर कमेंट्स करने का तो बस मजा ही कुछ और है। मिथ नंबर 1, सावरकर इज द फादर ऑफ हिंदुत्व। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसका उत्तर कैसे दूं। अगर सावरकर इज द फादर ऑफ हिंदुत्व तो चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी और ऐसे अनेकों वीर योद्धा कौन हैं? अभी तो मैंने ब्रह्मा, विष्णु, शिव की बात ही नहीं की। उन्हें तो वैसे भी कुछ लोग माइथोलॉजी का हिस्सा मानते हैं, इतिहास का नहीं। जब कोई क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार हिंदू संस्कृति और भूमि की रक्षा करेगा, उसी का नाम हिंदुत्व है। जब समाज के सभी वर्ग अपने धर्म का पालन करेंगे, उसी का नाम हिंदुत्व है। अक्सर टर्मिनोलॉजी में फंसाकर बस किसी भी पर्सनालिटी को स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश की जाती है, which obviously is illogical. Myth number 2, सावरकर gave himself the title of वीर। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि सावरकर को वीर का टाइटल सावरकर ने खुद अपनी बुक में दिया था। वो कहते हैं इस किताब के पब्लिशर रविंद्र रामदास ने ये खुलासा किया कि ये किताब किसी और ने नहीं बल्कि खुद सावरकर ने लिखी है। ये किताब सावरकर ने खुद ही लिखी है, ये बात सच है, पर इसका ओरिजिनल टाइटल है लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर और इस किताब में कहीं भी वीर शब्द आया ही नहीं है
उस समय सावरकर की गतिविधियों पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती थी, इसलिए उन्होंने ये किताब नाम बदलकर लिखी। जिस किताब की बात यहाँ ज्ञानी लोग कर रहे हैं वो 1986 में 1986 में टाइटल चेंज करके लाइफ ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से छापी गई थी। वैसे ओरिजिनल किताब सबसे पहले 1926 में 1926 में बीजी पॉल एंड कंपनी पब्लिशर्स ने छापी थी, पर उसे बैन कर दिया गया था। वैसे द वीक के 2016 के इस आर्टिकल के हिसाब से सावरकर को वीर का टाइटल लगभग 1920 में बीबी भोपाटकर ने नाम के व्यक्ति ने दिया, जो उस समय एक मराठी पत्र भाला से जुड़े हुए थे। मिथ नंबर 3, सावरकर वॉज फ्री आफ्टर 1921। 1921 में सेलुलर जेल से सावरकर को निकाल के महाराष्ट्र की एक छोटी सी जेल रत्नागिरी में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ साल उन्हें वहां नजरबंद रखने के बाद उन्हें पुणे के येरवाड़ा जेल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान उन्हें बहुत अधिक आज़ादी नहीं थी, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिल सकते थे और पत्राचार पे भी बहुत प्रतिबंध लगे हुए थे। अक्सर ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने हिंदू महासभा का निर्माण किया, पर यह बात सही नहीं है। जब हिंदू महासभा का गठन हो रहा था, यानी 1915-16 के आसपास, तब सावरकर कालापानी की जेल में थे। हाँ, बाद में जाके वो इसके सबसे प्रोमिनेंट लीडर रहे। वैसे आपको बता दूं कि हिंदू महासभा वॉज एस्टैब्लिश्ड मोर और लेस in response to the establishment of Muslim League in 1906. So basically 1911 से 1937 तक, यानी 26 साल तक तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में ही रखा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश का ऐसा क्रांतिकारी होगा जिसने इतनी कठोर यातनाएं सहने के बाद भी भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को प्रभावित करा होगा। मिथ नंबर 4, टू नेशन थ्योरी वॉज क्रिएटेड बाय सावरकर। बड़े बड़े महापुरुषों ने हमें यह बताया कि टू नेशन थ्योरी का आधार सावरकर ने रखा था। चलो उन्हें बता देता हूं कि जब सावरकर ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू भी नहीं किया था, तब 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही टू नेशन थ्योरी की नींव रखी जा चुकी थी। यकीन ना हो तो कभी इसे भी पढ़ लीजिए। सावरकर ने कहा था कि भारत में दो अलग अलग देश बसते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, और ये बात तो एक फैक्ट है ही कि कल्चरली ये दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे से बहुत अलग हैं, आसमान और जमीन का अंतर है। पर सावरकर ने कभी ये नहीं कहा कि इस बेसिस पर राष्ट्र का बंटवारा होना चाहिए। इसकी नींव तो मुस्लिम लीग ने बहुत पहले ही रख दी थी, और इस अलग देश की डिमांड में उसका साथ दिया कांग्रेस और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने। वैसे जब कोई ये बात करता है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। एक तरफ वो लोग कहते हैं कि सावरकर ने जेल से निकलने के बाद कुछ भी नहीं किया, उनका कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं था। फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी सावरकर ने बनाई। जब उनका कोई पॉलिटिकल क्लाउट या इन्फ्लुएंस नहीं था, तो उस समय की कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने उनकी सिर्फ ये बात मान ली और बाकी बातें जाने दी। भैया ये फैसला कर लो कि सावरकर का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था या नहीं था, हम भी अपना आर्गुमेंट उसी हिसाब से तैयार करेंगे। मिथ नंबर 5, सावरकर एंड हिज एसोसिएशन विद गांधी असैसिनेशन। यह बात एक फैक्ट है कि वीर सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या में आया था। सावरकर के क्रिटिक्स इस बात के लिए उनको बहुत घेरने की कोशिश करते हैं। पर अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं। सरकार कांग्रेस की थी, पूरी जुडिशरी, पुलिस, इंटेलिजेंस की मशीनरी उस समय कांग्रेस की थी, तो किसने उन्हें रोका था सावरकर को सजा देने से? किसी ने उनका हाथ पकड़ा था क्या? आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया पर जाकर पूरी जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सावरकर के खिलाफ एक भी सबूत सरकार को नहीं मिला था। फिर ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा क्यों? मिथ नंबर 6, भारत रत्न इज ऑलवेज अर्नड ट्रुथफुली। ये बात तो सही है कि भारत रत्न देश के दिग्गज लोगों को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता रहा है,
भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को केवल तब ही मिल सकता है जब प्रधानमंत्री इसके लिए अपना रिकमेंडेशंस राष्ट्रपति को भेजे। आपको शायद ये ना पता हो कि 1955 में नेहरू जी ने खुद ही का रिकमेंडेशन खुद ही को भेजा और खुद ही अप्रूव कराकर भारत रत्न ले लिया। ऐसा ही काम उनकी सुपुत्री ने 1971 में किया। कितना बढ़िया अरेंजमेंट रहा होगा, यकीन नहीं आता ना? इंटरनेट पे जाइए, खुद जान जाइए। भारत की सरकार सावरकर को भारत रत्न दे या नहीं दे, ये निर्णय तो उसी को लेना है। आम जनमानस को भी अपना आइडल किसे बनाना है, ये उसे स्वयं सोचना होगा। जाते जाते एक दो लेटर्स आपके साथ शेयर कर देता हूं जो नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को लिखे थे, और ये फेक नहीं है। जिसे डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना। M.O. मथई की पूरी किताब आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। वंदे मातरम।